जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा और ये ज्ञान सर का पेड कोर्स का लेक्चर है गाइस, करंट अफेयर्स का, जो आप देख रहे हैं। और जिन भी स्टूडेंट्स को ज्ञान सर के पेड कोर्स को ज्वाइन करना है, ये दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाई जाती है। दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके बैच की इंफॉर्मेशन की जानकारी जो है वो ले लीजिए। और ये हमारे टेलीग्राम के चैनल्स और ग्रुप्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। और इसके अलावा ये सब टॉपिक्स हैं आज के, जिनको हम लोग एक एक करके डिटेल में कवर करने वाले हैं। और अभी तक आपने लाइक का बटन हिट नहीं किया तो लाइक का बटन जरूर हिट कर दीजिएगा। और गाइज आपको बता दें कि प्रॉपर अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ज्ञान सर के पेड कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। हमारे अभी बैचेस चल रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए। जैसे आप देख सकते हैं यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, एआरओ, बीईओ, इन सब के बैचेस चल रहे हैं। यूपीएसएसएससी के पूरे एग्जामिनेशंस की तैयारी करवाई जाती है। और अभी स्पेशल बैचेस हरियाणा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए भी हमारे पास अवेलेबल है प्रीलिम्स के। तो इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप बैचेस की इंफॉर्मेशन लेकर बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक से। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान से सुनिएगा। और आपको ऑलरेडी रूल्स पता है अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो, कि पहले आपको टॉपिक जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना है। उसके बाद मैं आपको नोट्स जो है वो लिखवा दूंगा कि आपके कौन सी चीज आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए काम की है, कौन सी नहीं है। तो हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव लेकर आ रहा है, और ये बदलाव काफी बड़ा है। इसमें नो डिटेंशन पॉलिसी को रद्द करने की बात की गई है। ये टॉपिक आपके सिविल सर्विसेज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि इस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में जो है वो पूछे जाते हैं। पहले समझते हैं कि ये पॉलिसी क्या है, नो डिटेंशन पॉलिसी। आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के सेक्शन 16 के अंडर स्टूडेंट्स को 8वीं क्लास तक बिना फेल किए प्रमोट करना मैंडेटरी था। यस, ये बात आप सभी जानते हैं। मकसद था ड्रॉप आउट रेट को कम करना और सभी स्टूडेंट को स्कूल में बनाए रखना। लेकिन 2023 में जब 65 लाख स्टूडेंट्स क्लास 10th और 12th में फेल हुए तो समझ आया कि यह पॉलिसी लर्निंग आउटकम को इग्नोर करती है ना। भाई, बच्चे को आप बिना टेस्ट किए अगर आप पास कर दोगे तो कैसे काम बनेगा। तो ये एक चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिली, राइट, जो इशू सबसे ज्यादा जो है वो नजर आए। और अब राइट टू एजुकेशन अमेंडमेंट रूल्स 2024, इसके थ्रू नो डिटेंशन पॉलिसी को रद्द किया गया है। स्टूडेंट्स को अब रेगुलर एग्जाम्स और री एग्जाम के बेसिस पर एक्सेस किया जाएगा। जो फेल होंगे उनको 2 महीने रेमिडियल क्लास मिलेगी, यानी कि 2 महीने तक चलो ठीक है उनको और अच्छे से पढ़ाया जाएगा। और अगर री एग्जाम में भी फेल होते हैं तो उन्हें सेम क्लास में दोबारा पढ़ाया जाएगा, मतलब कि उनको सेम क्लास जो है वो रिपीट करनी पड़ेगी भाई। तो ये एक चीज इसके अंदर हम लोग को देखने को मिल रही है मेनली। अब सुनो, अब कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं, कुछ बातचीत ऐसी हुई है कि भाई जो बोल रही है कि हाँ ये अच्छा है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो बोल रही है कि ये बेकार है। तो पहली चीज तो अच्छी बात यह है कि ड्रॉप आउट रेट्स कम होंगे। ये पॉलिसी स्टूडेंट्स को स्कूल में बनाए रखने में मदद करेगी। एग्जाम का स्ट्रेस जो कम था और ऑल राउंड डेवलपमेंट पे बेसिकली फोकस किया जाएगा, क्योंकि देखो पहले तो एग्जाम का स्ट्रेस था ही नहीं बच्चों पर। अब भाई जब आपके ऊपर स्ट्रेस नहीं होगा, और मेरा मानना तो यह है कि अगर आपको बेसिकली ग्रो करना है लाइफ में तो दिमाग में टेंशन होना बहुत जरूरी है, दिमाग में स्ट्रेस होना जरूरी है। जब आप अगर दिमाग में टेंशन और स्ट्रेस नहीं लोगे ना और रिलैक्स रहोगे, रिलैक्स रहना मतलब बोलते हैं ना कि आप अपने कंफर्ट जोन में हो, तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं तो आपसे भी बोलता हूँ ईमन, कि भले ही आपका एग्जाम 1 साल बाद है, 2 साल बाद है, 3 साल बाद है, जो भी आपने गोल सेट किया है अपना, यू हैव टू मेक योर सेल्फ लाइक अ टेंस्ड पर्सन। कि आपके दिमाग में टेंशन होनी चाहिए कि नहीं, मेरे पास तो मात्र 1 साल बचा है, मात्र 2 साल बचा है, मात्र 3 साल बचा है करियर बनाने के लिए, और किसी भी हालत में मुझे ये एग्जाम निकालना है। और जब टेंशन होगी तब सीरियसनेस होगी, और सीरियसनेस होगी तभी आप डिसिप्लिन में रह पाओगे, और जो इस एग्जाम की सबसे बड़ी डिमांड है सिविल सर्विसेज के अंदर। जिसने डिसिप्लिन पर ध्यान दिया
वो इस एग्जाम को निकाल सकता है किसी भी कीमत पे। सो यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन योर एक्टिविटीज की पूरे दिन में आप क्या क्या चीजें कर रहे हैं, क्या टास्क आप कर रहे हैं। तो सीसीई कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को ये प्रमोट करेगा कि रेगुलरली बच्चे को जो है वो एनालिसिस किया जाएगा, इवैल्यूएट किया जाएगा कि वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और इंक्लूसिव एजुकेशन प्रमोट होगी, सभी को शिक्षा का अधिकार हम लोग को जो है वो इसमें देखने को जो है वो मिल रहा है ना। देखो ये तो फेवर में था कि नो डिटेंशन पॉलिसी होनी चाहिए, कि भाई किसी को फेल मत करो जिससे कि बच्चे के दिमाग में टेंशन ना हो। इसने बच्चे के दिमाग से टेंशन को हटाने पर फोकस किया, ड्रॉप आउट रेट्स रिड्यूस करने पर फोकस किया। बट दिक्कत तो यही होगी ना, 8वीं तक तो आपने फेल नहीं किया बच्चे को, बट उसके बाद तो बच्चे फेल हो रहा है, भर भर के फेल हो रहा है। तो दिक्कत हो गई, है ना। आर्ग्यूमेंट्स यही है, स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों की अकाउंटेबिलिटी मिसिंग थी। टीचर को ही कोई मतलब नहीं है, बच्चे को पास तो कर ही देंगे, तो कुछ भी बढ़ा दो, आके टाइम पास करके चले जाओ, है ना। तो ये अकाउंटेबिलिटी का इशू, हायर क्लासेस में फेल होने का ट्रेंड बढ़ा, पुअर टीचर ट्रेनिंग और लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इश्यूज सॉल्व नहीं हुए, जो बहुत इंपॉर्टेंट थे क्वालिटी एजुकेशन के लिए। फिर इसके अलावा एनईपी 2020 के विजन के साथ इसको अलाइन जो है वो किया गया, राइट। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 फोकस है कंपिटेंसी बेस्ड एजुकेशन पे, रोट लर्निंग के बजाय स्टूडेंट्स की स्किल्स और अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करना, यानी कि रट्टू तो नहीं बनाना स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स को टॉपिक समझाना है कि उसके दिमाग में समझ में आए, क्योंकि एक बार टॉपिक दिमाग में समझ में आएगा तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा के हो, वो क्लैरिटी उसमें मिल जाएगी। और रेमिडियल सपोर्ट, यार बच्चा अगर बाई चांस फेल हो गया तो उसको बिठाकर एक्स्ट्रा क्लासेस देकर पूरी अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट उसको सिखाकर फिर से री एग्जाम करवा दो। तो टीचर्स की ट्रेनिंग जरूरी है गाइस, क्वालिटी एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। समय पर बच्चे को जो है वो ट्रैक करो, मॉनिटर करो एग्जामिनेशन के थ्रू कि भाई वो वाकई में पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, टाइम पास तो नहीं कर रहा है। जिस पर्पस के लिए उसको स्कूल भेजा जा रहा है कि उसकी कॉग्निटिव स्किल्स जो है वो डेवलप होगी, मेंटल हेल्थ उसकी बेटर होगी, एजुकेटेड होगा बच्चा। अगर वो पढ़ ही नहीं रहा है तो ऑब्वियस ही बात है कि देश का फ्यूचर फिर खतरे में होगा, क्योंकि स्किल्स नहीं होगी, एजुकेशन नहीं होगा तो प्रॉपर जॉब कैसे मिलेगी। और जॉब से बड़ी चीज, लाइफ में सरवाइव कैसे कर पाएगा। और स्टेट और सेंटर के बीच अब एक अच्छी पार्टनरशिप बनानी होगी, जिससे कि इस पॉलिसी को यूनिफॉर्मली इंप्लीमेंट किया जाए। तो ये जो नो डिटेंशन पॉलिसी जो एक खत्म की गई है, ये एक बड़ा कदम है। अब देखो, अगर एग्जाम में आएगा जैसे पढ़ा नहीं है नो डिटेंशन पॉलिसी के बारे में, वो कहीं ना कहीं इसको डिफेंस वाली फील्ड से जो है वो इंटर रिलेट कर देगा और वहीं उसकी गड़बड़ी हो जाएगी। बट ये है एजुकेशन का टॉपिक कि बच्चों को, अब देखो बच्चों को 8वीं क्लास तक जो फेल नहीं करने वाली पॉलिसी थी वो नो डिटेंशन पॉलिसी थी, अब वो क्या हो गई है, रद्द हो गई है ना। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। अब देखो क्या क्या चीजें आपको लिखनी है नोट्स के लिए वो समझ लो। न्यूज क्या है वो आपको क्लियर हो गया, हेडलाइन में डाल देना नो डिटेंशन पॉलिसी, देखो हिंदी में भी एज इट इज है, नो डिटेंशन पॉलिसी आपकी हेडलाइन होगी। अब इसमें ये कह दिया गया है कि जैसे 8वीं क्लास तक के बच्चों को जो फेल नहीं करने की प्रक्रिया थी वो एबॉलिश हो गई है, तो नो डिटेंशन पॉलिसी अबॉलिश्ड। और उसमें ब्रैकेट में से इतना लिख दोगे ना, नो डिटेंशन पॉलिसी पे एरो बनाकर कि नो फेल अप टू 8th क्लास। इतने से नोट्स, नो फेल अप टू 8th, इतना इतना पढ़ के आपको क्लियर हो गया ना कि 8वीं क्लास तक बच्चों को फेल नहीं करना, बस और लिखना ही क्या है आप। नेक्स्ट लाइन में लिख दो कि ये पॉलिसी राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अमेंडमेंट रूल्स 2024 के तहत जो है वो इसको अभी रद्द किया है, अबॉलिशन इसको। अब जहां पे अबॉलिशन लिखा उसके नीचे एरो बना की है, इसका आरटीई एक्ट लिख दो बस, अमेंडमेंट रूल्स लिख दो 2024, सॉरी, ठीक है। और प्लस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, प्लस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी कि ये रूल्स और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ, मतलब यानी कि इस पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए नो डिटेंशन पॉलिसी को हटाया गया, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्वालिटी एजुकेशन और कंपिटेंसी बेस्ड एजुकेशन पर फोकस करती है। ये लिख लो ये पूरा वाला बस। और सभी स्कूल जो कि केंद्र सरकार, केंद्र विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल्स, है ना, इन सभी में ये पॉलिसी जो है वो काम करेगी। अब सुनो, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 उसने इंट्रोड्यूस करी थी नो डिटेंशन पॉलिसी।
है ना, सेक्शन 16 के अंडर ये लिखने की अभी जरूरत नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। 2019 में आरटीई एक्ट को अमेंड किया गया, है ना, और अलाउ किया गया कि स्टूडेंट्स को फेल करना है कुछ कुछ, बट रूल्स इंप्लीमेंट अभी तक नहीं किए गए, 2024 तक डिले कर दिया। बट अब जो नया रूल आया है उसमें अब कंपलसरी कर दिया कि भाई अब फेल करो, बच्चों को पढ़ना जरूरी है। 18 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज ने ये पॉलिसी जो है अबॉलिश कर दी। महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश अभी भी इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यानी कि अभी किया नहीं है। हरियाणा पुडुचेरी जो है वो अभी डिसाइड करेगी कि उसको पॉलिसी अडॉप्ट करनी है क्या करना है, यानी कि रिवाइज पॉलिसी अडॉप्ट करनी है क्या करना है, उसे अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब ये चीज तो आपको पूरी समझ में आ गई कि ये क्या है भाई। एनुअल एग्जाम्स, री एग्जाम्स जो है वो बच्चों के डेवलपमेंट जो है वो देखेंगे कि भाई बच्चा कितना डेवलप हो रहा है। टेस्ट, क्योंकि टेस्ट ही तो बताता है कि आपने कितनी ग्रोथ करी है ना। स्टूडेंट्स अगर रेगुलर एग्जाम्स में जो है फेल होंगे तो उनको 2 महीने की रेमेडियल इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, फिर री और एग्जामिनेशन की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। तो बस ये लिख दो, इफ स्टूडेंट फेल्स, अगर कोई बच्चा फेल होता है, इफ स्टूडेंट फेल्स देन डैश डैश कर दो, इफ स्टूडेंट फेल्स डैश 2 months रेमेडियल इंस्ट्रक्शन, 2 months रेमेडियल इंस्ट्रक्शन, 2 महीने का सुधारात्मक निर्देश, ब्रैकेट में एक्स्ट्रा क्लास लिख दो जिससे कि कंफ्यूज ना हो। फिर डैश करो, एरो बनाओ, फिर लिख दो री एग्जामिनेशन, ठीक है। और फिर डैश करो री एग्जामिनेशन में, फिर उसके आगे लिख दो फेल, फिर एरो बना के जो है लिख दो रिपीट क्लास। देखो लिखा है री एग्जामिनेशन में अगर कोई फेल हो जाएगा तो उसको सेम क्लास रिपीट करनी पड़ेगी। बस ये बन गया आपका शॉर्ट नोट्स, और सिर्फ इतनी चीजें ध्यान में रखनी है और कुछ नहीं। अब टीचर जो है वो गाइडेंस प्रोवाइड कराएंगे प्रॉपर तरीके से कि बच्चा फेल ना हो। अच्छी, अब देखो टीचर्स भी अकाउंटेबल होंगे आप, क्योंकि उनको चाहिए भाई रिजल्ट्स, नहीं तो प्रिंसिपल भगा देगा क्लास टीचर को कि भाई क्या चल रहा है ना। तो वो चीज बस। अब देखो, ये लोग बोल रहे थे कि भाई अगर हम किसी को फेल नहीं करेंगे तो ड्रॉप आउट्स कम होगा, है ना। बच्चे जो है वो एग्जाम का स्ट्रेस बच्चों के ऊपर नहीं होगा, तो वो को करिकुलम एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे, बढ़िया डेवलपमेंट होगा। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, बच्चे और बिगड़ गए। तो इसलिए अब डिसाइड किया गया कि भाई इसको हटाओ, क्योंकि देखने को मिला ना कि 65 लाख से ज्यादा स्टूडेंट जो है वो फेल हो गए 2023 में। यार सोचो, टीचर्स तक अकाउंटेबल नहीं है। ये लिखने की जरूरत नहीं, तो समझने वाली चीज थी। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ग्रेड रिटेंशन जो है वो कॉमन है, स्टूडेंट्स जो कि स्टैंडर्ड्स मीट नहीं कर पाते। अप्रोच अलग अलग यूनाइटेड स्टेट्स में जो है वेरी करती है, भी लिखने की जरूरत नहीं, तो कुछ खास नहीं है। अब इससे फायदा जो है, इसको अगर बेटर फायदा पहुंचाना है तो टीचर्स को ट्रेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। स्टूडेंट्स किस चीज में स्ट्रगल कर रहे हैं वो आइडेंटिफाई करना जरूरी है, और रेगुलर जो है वो असेसमेंट हो और उनकी री क्लासेस हो कमजोर बच्चों की, इस पर ध्यान देना जरूरी है। और गवर्नमेंट जो है वो इंश्योर करे कि बच्चा जो है वो एक कंपीटेंट बने, कंपटीशन का हिस्सा जो है वो बने, compete करे, आगे बढ़े। और वो पॉसिबल है क्वालिटी एजुकेशन के थ्रू, और ये पूरी चीज को अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करना है तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को जो है वो एक साथ आना पड़ेगा। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन आपके जनरल स्टडीज के पॉलिटी का, मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताओ, एजुकेशन जो है वो कौन सी लिस्ट में आता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, या कॉन्करेंट लिस्ट। एजुकेशन सब्जेक्ट कौन सी लिस्ट में आता है, देखते हैं किसको पता है इसका आंसर, ट्राई करिएगा आंसर देने की। अब गाइस, गुड गवर्नेंस ये टॉपिक अक्सर मेंस में पूछा जाता है और आता ही है हर साल। मेंस में आपको गुड गवर्नेंस से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, और काफी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स अब आएंगे वो आपको ध्यान में रखना है। तो गुड गवर्नेंस जो ना सिर्फ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि पता है हमारे देश के डेवलपमेंट का फाउंडेशन भी है। तो ये टॉपिक इसलिए सिविल सर्विसेज के लिए आपको समझना जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि गवर्नेंस का मतलब सिर्फ सरकार चलाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो जनता के लिए और जनता के साथ काम करे। फिर से रिपीट करता हूं, ऐसा सिस्टम जो जनता के लिए और जनता के साथ काम करे। इसलिए इसको डिटेल में समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला पॉइंट, गुड गवर्नेंस डे हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है, जो हमारे ऑनरेबल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर देखने को मिलता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि एक इफेक्टिव, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन कितना जरूरी है। इस साल की थीम है इंडिया पाथ टू अ विकसित भारत, एम्पावरिंग सिटीजन थ्रू गुड गवर्नेंस एंड डिजिटलाइजेशन। देखो लिखो लिखो मत अभी कोई, है ना। अभी लिखना नहीं, मैं बताऊंगा कब लिखना है, मैं अलग से बाद में नोट्स बना लूंगा, बनवा दूंगा।
अभी मत लिखो। इस साल की थीम ये है, इंडिया पाथ टू अ विकसित भारत, एम्पावरिंग सिटीजन्स थ्रू गुड गवर्नेंस एंड डिजिटलाइजेशन। आपको पता है कि नए इनिशिएटिव जैसे कि IGOT, कर्मयोगी डैशबोर्ड, विकसित पंचायत इनिशिएटिव और CPGRAMS एनुअल रिपोर्ट, ये गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ये सब इंडिया को एक डेवलप कंट्रीज बनाने के स्टेप्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। अब पहले तो आप ये समझो कि भाई ये गुड गवर्नेंस है क्या, है ना, इसकी इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इसका मतलब डिसीजन मेकिंग और डिसीजन को सोसाइटी के लिए बेनिफिट बनाने के लिए इंप्लीमेंट करना। फिर से रिपीट कर रहा हूं, डिसीजन मेकिंग, इसका मतलब डिसीजन मेकिंग है गुड गवर्नेंस, और ऐसा डिसीजन जो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए हो। लेकिन गुड गवर्नेंस का मतलब है इंक्लूसिविटी, कि सबको शामिल करो, कोई छूटे ना, सरकार की पॉलिसी का फायदा सबको मिले, ट्रांसपेरेंसी, हर एक चीज ट्रांसपेरेंट हो जिससे कि घोटाले ना हो, और अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, सरकार लोगों के बेनिफिट या लोगों के वेलफेयर या लोगों के कल्याण या उनके हित के लिए जवाबदेह होना चाहिए, और रूल ऑफ लॉ, कि कानून के तहत पूरी चीज होनी चाहिए, कानून के ऊपर कोई और नहीं। तो ये चीजें हैं गुड गवर्नेंस के अंदर। एग्जाम्पल, हमारा जो एंशियंट टेक्स्ट थे ना, जैसे महाभारत रामायण, इसमें राज धर्म पर जोर दिया गया है, जहां राजा की पहली ड्यूटी है जस्टिस, न्याय प्रोवाइड कराना और लोगों का कल्याण करना। और आज की गवर्नेंस भी इन्हीं वैल्यूज को मॉडर्न चैलेंजेस के साथ जो है वो एड्रेस करती है। तो ये एक चीज है जिसके बारे में आपको एक जानकारी होनी चाहिए। अब गुड गवर्नेंस गाइस सिर्फ प्रिंसिपल्स की बात नहीं करता, ये एक्शन में भी दिखना चाहिए। तो कुछ एग्जांपल्स जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, जल जीवन मिशन 2019 में लॉन्च हुआ। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? सबके घर पर नल लगे, गांव क्षेत्रों में सबके घर पे नल होना चाहिए, नल से पीने का पानी आना चाहिए, जल से नल तक बोलते हैं ना वही। शुरू में सिर्फ 17% घरों में पानी था, लेकिन अब 15.38 करोड़ जो गांव के जो घर हैं उसमें पानी का कनेक्शन है। ट्रांसपेरेंसी और रियल टाइम डेटा का उपयोग करके इसे काफी इफेक्टिव जो है वो बनाया गया है। फिर इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए। आयुष्मान भारत आप कैसे भूल सकते हो, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ऑन्टरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए। फिर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव, आई गॉट कर्मयोगी डैशबोर्ड, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की स्किल बिल्डिंग के पर्पस के लिए। CPGRAMS, पब्लिक ग्रीवियंसेस यानी कि पब्लिक की शिकायत के लिए। तो ये सब जो इनिशिएटिव है, विकसित पंचायत इनिशिएटिव, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को मजबूत बनाने के लिए, पता होने चाहिए आपको पॉइंट्स, क्या मेंस में ये लिख सको कि हाँ भाई ये सब इनिशिएटिव्स हैं, पहले हैं जो सरकार ने शुरू करी हैं। अब गुड गवर्नेंस के कुछ की एट्रीब्यूट्स हैं जो इसे डिफाइन करते हैं। क्या क्या चीजें हैं, कुछ विशेषताएं इसकी। पहली चीज, पार्टिसिपेटरी, इंक्लूसिविटी, जो हमने बात करी ना, सबको शामिल करो। दूसरा, ट्रांसपेरेंट, डिसीजन क्लियर और एक्सेसिबल होना चाहिए, यानी कि सभी को पता होना चाहिए क्या डिसीजन लिया, किसने लिया। अकाउंटेबल, डिसीजन जिसने लिया है वो जिम्मेदार उस डिसीजन के लिए। इंक्लूसिव, जो भी वल्नरेबल ग्रुप है जो छूट गया है उसको अपलिफ्ट करो। और रूल ऑफ लॉ, फेयर लीगल फ्रेमवर्क्स और इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो चीज मैंने आपको बताई, क्योंकि ये चीज एग्जामिनेशन में आएंगी और आप इस प्रकार से जो है वो लिखेंगे। बट चुनौतियां, करप्शन, हर साल GDP का 0.5% इसी में चला जाता है, करप्शन में। पब्लिक ट्रस्ट कमजोर होता है अकाउंटेबिलिटी की यानी कि जवाबदेही की कमी से। फिर पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, कई इलेक्टेड लीडर्स क्रिमिनल केसेस फेस करते हैं। एंटी करप्शन लॉस प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, इनइफेक्टिव कानून का इन्फोर्समेंट है। तो करें क्या? डिसेंट्रलाइजेशन, लोकल बॉडीज, पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज को सशक्त बनाओ। एथिकल स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव करना जरूरी है, पब्लिक सर्वेंट जो है वो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है वो करें।
पब्लिक सर्वेंट्स में अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करना जरूरी है, महिलाओं को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना जरूरी है, करप्शन एक्सपोज करने वालों को बचाना जरूरी है, यानी कि विसल ब्लोअर्स को बचाना जरूरी है। तो दीज आर द पॉइंट्स। तो होपफुली आपको चीजें समझ में आई। अब देखो फटाफट क्या करो। सबसे पहली चीज तो ये 25 दिसंबर, सिर्फ इतना लिखो 25 दिसंबर गुड गवर्नेंस डे, ब्रैकेट में बर्थ एनिवर्सरी फॉर्मर पीएम कौन है, नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख कर उनका नाम, वाजपेयी साहब। अब सुनो, 2024 की थीम लिख लो ये पूरी, बस अभी सिर्फ इतना लिखो, है ना। फिर उसके बाद गुड गवर्नेंस की डेफिनेशन लिख लो ये पूरा, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए डिसीजन बनाना है और उसको इंप्लीमेंट करना है, अभी सिर्फ इतना लिखो, है ना। और महाभारत और रामायण के अंदर भी कौन सा प्रिंसिपल्स हम लोग को देखने को मिलता है, क्या बताया था मैंने आपको, राजधर्म। ये कंसेप्ट जो था वो महाभारत और रामायण में भी था, ये लिख लो राजधर्म का कंसेप्ट, कंसेप्ट ऑफ राजधर्म इन एंशिएंट टेक्स्ट लाइक महाभारत एंड रामायण, इसी के ऊपर बेस्ड है। फिर रुक जाओ, अभी अभी ये नहीं लिखना है, उसके बाद ये लिखना है, फीचर्स या एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड गवर्नेंस, विशेषताएं क्या है सुशासन की। ये सिर्फ बुलेट पॉइंट, पार्टिसिपेटरी तो आपको समझ में आएगा कि भाई पार्टिसिपेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि सभी लोग पार्टिसिपेट करें इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। फिर कंसेंसस ओरिएंटेड, की सभी की सहमति होनी चाहिए, अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट, रिस्पॉन्सिव, इफेक्टिव, एफिशिएंट, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव और रूल ऑफ लॉ। ये 8 फीचर्स है, वो सिर्फ बुलेट पॉइंट्स लिखोगे आप, क्योंकि आप समझ तो चुके हो। सिर्फ बुलेट पॉइंट लिख दो कि भाई ये गुड गवर्नेंस के फीचर हैं। मैं आपको मेंस का आंसर बता रहा हूँ, पता है पूरा, कि इस तरीके से गुड गवर्नेंस के बारे में आ जाए तो ये सब लिखना है। फिर उसके बाद आप लिख दो ये सिर्फ कि भाई गुड मेजर इनिशिएटिव जो है गुड गवर्नेंस दर्शा रहे हैं, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, सिर्फ स्कीम के नाम, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। फिर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आई गॉट कर्मयोगी डैशबोर्ड, इसमें ब्रैकेट में जो है वो लिख देना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिविल सर्वेंट्स को स्किल्स प्रोवाइड कराने के लिए है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो है उनमें स्किल बिल्डिंग के लिए ये डैशबोर्ड बनाया गया है, CPGRAMS, इसमें लिख देना ग्रेवियंस रिट्रेसल, पब्लिक की शिकायत के लिए है। बस ये दोनों लिखो, विकसित पंचायत इनिशिएटिव रहने दो, ठीक है। अब चैलेंजेस लिख दो, क्यों गुड गवर्नेंस अचीव नहीं हो रहा, सिर्फ बुलेट पॉइंट, करप्शन हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी की कमी है, पॉलिटिक्स के अंदर गुंडे भर गए हैं, गुंडा राज चल रहा है राजनीति में, और प्रॉपर तरीके से कई बार कानून जो है वो लागू नहीं होता। तो क्या करें हम लोग, तो जो प्रॉब्लम होती है वही सोल्यूशन है भाई, लोकल बॉडी को एम्पावर करो, डिसेंट्रलाइजेशन करो, एथिकल स्टैंडर्ड्स पब्लिक सर्वेंट्स को सिखाओ, जेंडर इक्वलिटी पर ध्यान दो, विसल ब्लोअर को प्रोटेक्ट करो, जो करप्शन को रोकने के लिए जो है वो बताता है चीजें। बस सिर्फ ऐसे नोट्स बनने हैं आपके, और कुछ नहीं करना इसके अलावा, दैट्स इट। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब ध्यान से सुनो, मानव अधिकार कैसे मजबूत करें, ये बहुत बड़ा आर्टिकल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बताइए कि हमारे देश में ह्यूमन राइट्स यानी कि मानव अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए एक बहुत ही मजबूत मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है, और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, जो कि है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो सिविल सर्विसेज का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। इसके नए चेयरपर्सन और उनके साथ जो नए मेंबर्स आए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, उनके क्रेडेंशियल्स और ह्यूमन राइट्स को मजबूत बनाने के लिए NHRC के रोल पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो एक न्यूज देख लेते हैं भाई, अपडेट क्या आ रहा है सामने। तो अपडेट ये आ रहा है कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रिटायर्ड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज को वी राम सुब्रमण्यम को NHRC का चेयरपर्सन अपॉइंट किया है। जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा के बाद यह पोस्ट जून 2024 से खाली थी। प्रियांक कनुंगो और रिटायर्ड जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी को नए मेंबर्स के तौर पर बनाया गया है। जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम काफी एक्सपीरियंस्ड है, उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में 102 केसेस के जजमेंट दिए हैं, इंक्लूडिंग डीमोनेटाइजेशन और ब्राइबरी के केसेस के भी। जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी
ने 11 साल में 1,52,000 केसेस सॉल्व किए हैं। और प्रियांक कनुंगो ने, जो पहले एनसीपीसीआर के चेयरपर्सन थे, चाइल्ड राइट्स के लिए काफी पैशनेट थे। ये बच्चों के अधिकार के लिए काफी पैशनेट थे। तो काफी एक्सपीरियंस्ड बॉडी हम लोग को एनएचआरसी में जो है वो अभी देखने को मिल रही है। तो एनएचआरसी क्या है? पहला पॉइंट ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। किस चीज को बोलते हैं हम स्टैच्यूटरी बॉडी? वो बॉडी जो कानून के तहत बनाई गई होती है, जिसको बनाया गया है 1993 के प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट के तहत। इसका मेन पर्पस है मानव अधिकारों की सुरक्षा करना और उनके उल्लंघन को रोकना। एनएचआरसी के कुछ मेजर फंक्शंस हैं। पहले फंक्शन की अगर हम जो है वो चर्चा करें एनएचआरसी के, तो जब किसी का मानव अधिकार का उल्लंघन होता है तो एनएचआरसी कोर्ट के थ्रू इंटरवीन करता है ना, जुडिशरी के थ्रू हस्तक्षेप करता है, यानी कि केस फाइल करता है जुडिशरी में। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफगार्ड्स का एनालिसिस करता है और रिफॉर्म्स रिकमेंड करता है, सुधार रिकमेंड करता है। यानी कि देखता है कि अगर कोई कानून है, ऐसा तो नहीं है जिसमें बेसिकली ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा हो, तो उसको रिव्यू करता है। और एनएचआरसी लोगों को ह्यूमन राइट्स के बारे में अवेयर करता है और उनका लिटरेसी लेवल भी बढ़ाता है। यानी कि उनको बताता है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं, टेररिज्म हुई है ना, ऐसी चीजें कि भाई वो गलत है, मानव अधिकार का उसके कारण उल्लंघन होता है, तो उसको हाईलाइट करता है। अब एनएचआरसी के पास सिविल कोर्ट जैसी पावर होती है, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स रेक्यूशन करवाना, मतलब कि बुलवा लेना, विटनेस को समन करना, विटनेस को अपने कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करवाना, और इन्वेस्टिगेशन के लिए कमिटी बनाना। एनएचआरसी की अपनी इन्वेस्टिगेटिव टीम होती है जो एनजीओज और गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ काम करती है। और किसकी लीडरशिप में? डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की लीडरशिप में एनएचआरसी की खुद की एक इन्वेस्टिगेटिव टीम होती है। फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। पर क्या आपको पता है कि एनएचआरसी हर तरह से इफेक्टिव है? नहीं, बहुत सारी चुनौतियां हैं। जैसे एनएचआरसी के सजेशंस, जो यानी कि वो रिफॉर्म वो बता दी ना, सुधार की ये करो वो करो, ये लागू नहीं होते। जो अकाउंटेबिलिटी को कम करता है, ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स के उल्लंघन को कवर नहीं करता, और आर्म्ड फोर्सेस के केस पे भी काफी लिमिटेड है। स्टाफ और फंडिंग की कमी इसकी परफॉर्मेंस को इंपैक्ट करती है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़े चैलेंजेस ये फेस कर रहे हैं। इसको ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस के तहत जो है वो मान्यता नहीं मिली है। तो कंप्लायंस का इशू हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, ग्लोबल लेवल पर इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। अब बात करते हैं एनएचआरसी को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या स्टेप लिए जा सकते हैं और अभी लिए गए हैं। सबसे पहली चीज तो इसके रिकमेंडेशन को हम अगर लीगली बाइंडिंग बना दें तो बेटर रहेगा। प्राइवेट कंपनीज के उल्लंघन को भी इंक्लूड करना होगा, जैसे कॉर्पोरेट्स और हेल्थ केयर। इंडिपेंडेंट फंडिंग एनएचआरसी को और मजबूत बनाएगी। डिजिटल प्रिवेसी और एआई जैसे नए इश्यूज को एड्रेस करने के लिए स्पेशलाइज डिवीजन होना चाहिए, यानी कि इनका एक अलग डिपार्टमेंट जो है वो होना चाहिए। और ग्लोबल लेवल के साथ जो है वो इसको अलाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एनएचआरसी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश में मानव अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए। जस्टिस राम सुब्रमण्यम और नए मेंबर्स की लीडरशिप में हम उम्मीद करते हैं कि एनएचआरसी जो है वो और स्ट्रांग बनेगी। और एग्जामिनेशन के लिए आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है, अब लिखो। इनके नाम लिख लो। सुप्रीम कोर्ट के जज वी राम सुब्रमण्यम, ये चेयरपर्सन चेयरमैन बन गए एनएचआरसी के। एंड उसके नीचे लिखना अदर मेंबर्स, दूसरे मेंबर्स प्रियंका कनुंगो, सॉरी प्रियांक कनुंगो, और जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी। ठीक है, अब इनके बारे में ये डिटेल लिखने की जरूरत नहीं कि इनने वो क्या किया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उस पोजीशन पे वही व्यक्ति बैठेगा कि जिसने बहुत बेहतरीन अपना करियर में परफॉर्मेंस दिया हो।
अब ये लिखने की जरूरत नहीं, एनएचआरसी में इसलिए नहीं लिखवा रहा आपको क्योंकि ये पॉलिटी में ऑलरेडी आप लिख लोगे, है ना। ये पूरी चीज प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 और पेरिस प्रिंसिपल्स फॉर ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस के साथ अलाइंड है ये। ठीक है, इसके फंक्शंस भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप अपने पॉलिटी में इसको डिटेल में पढ़ाया जाता है। चैलेंजेस क्या है वो सब चीजें पॉलिटी में डिटेल में पढ़ा दी जाएगी, तो डबल डबल आपको लिखने की जो है वो आवश्यकता नहीं है ना। बस ये चीज बस आपको समझनी थी, क्योंकि देखो डबल डबल नोट्स करने की जरूरत नहीं है। जो जहां मुझे लगेगा कि हाँ यार ये जनरल स्टडीज में लैक करता है, यानी कि वो कई बार वहां पर मेंशन नहीं होता, तो मैं उसको लिखवा देता हूँ। बाकी अलग से आपको कुछ लिखने की जो है वो जरूरत नहीं, सिर्फ उतने ही नोट्स बनाओ जितने एग्जामिनेशन के लिए काम के हों। अगर आप फॉलो कर रहे हैं लाइक पिछले 10 11 12 दिन से, तो आपने इंडिया श्रीलंका के टॉपिक को भी पढ़ा होगा जो मैंने यहाँ पे पढ़ा है ना। और उस समय आपको याद हो तो मैंने बहुत कम नोट्स लिखवाए थे। तो जब भी मैं आपको नोट्स कम लिखवाता हूँ या नहीं लिखवाता हूँ, तो आप ये मत सोचा करो कि अरे यार सर क्यों, ये तो इंपॉर्टेंट लग रहा है हमें, सर क्यों स्किप करा रहे हैं। देखो भाई, कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो बार बार रिपीट होती हैं, और वो बार बार जब रिपीट होंगी वो आपके लिए फायदेमंद है क्योंकि वो आपको याद हो जाएंगी, वो आपके लिए रिवाइज ही है, क्योंकि आप नोट्स बनाते हो चीजों को रिवाइज करने के लिए ना। तो इसलिए नोट्स उस चीज के बनाओ कि जो रेगुलर थीम में नहीं है ना। और इवन मैं कई बार नोट्स स्किप भी करवाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आपके जनरल स्टडीज के सिलेबस में उसके नोट्स आपको मिल ही जाएंगे। तो ये मेरा एक स्ट्रैटेजी जो है वो रहती है कि आप लोग को कम से कम जो है वो नोट्स प्रोवाइड कराना, कि जिससे कि रिवीजन में आपको हेल्प मिल सके। तो अब देखो इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस की बात हो रही है, तो सिविल सर्विसेज के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इंटरनेशनल रिलेशंस है ना, डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी, रीजनल स्टेबिलिटी का परफेक्ट ब्लाइंड अभी हम लोग जो है वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखो आप न्यूज की जो है बात कर लो। तो श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने अपनी पहली इंटरनेशनल ट्रिप में इंडिया की विजिट की थी, याद आ रहा है, अभी 2 4 दिन पहले ही हमने डिस्कस किया होगा ये टॉपिक। इस पीढ़ी में इस पर्टिकुलर विजिट में क्या क्या चीज डिस्कस हुई तो आपको ऑलरेडी पता है, लिखने की एक चीज की जरूरत नहीं, इस टॉपिक के अंदर पूरा टॉपिक रिपीट हो गया। ट्रेड इन्वेस्टमेंट की बात हुई, एनर्जी कोलैबोरेशन की बात हुई, और मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात हुई, यानी कि समुद्री सुरक्षा की। और इंडिया ने किस चीज की बात करी, इंडिया ने तमिल एस्पिरेशन को पर एम्फेसाइज किया कि भाई जो हमारे जो तमिल भाई हैं, भाई बहन श्रीलंका के अंदर नॉर्थ पार्ट में, तो भाई उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराओ, उनको डेवलपमेंट के लिए उनके लिए काम करो भाई। फिर हमने इकोनॉमिक रिकवरी की बात करी, और हमने एक्सटर्नल एक्सटर्नल जो इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर करने पर बात करी। अब आप समझ ही गए होंगे ये किस एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की बात हो रही है, श्रीलंका के ऊपर। तो जिसको पता है नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताओ। तो हमने एक बैलेंस्ड अप्रोच की बात करी, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक दोनों ही एरियाज इस मीटिंग में हमने कवर किए। अब इसके क्या मेजर आउटकम्स थे यार, तो दोनों देश ईटीसीए, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी कॉपरेशन एग्रीमेंट पर काम कर रहे हैं। इंडियन रूपी श्रीलंकन रूपी ट्रेड की फैसिलिटेशन हुई है, कि हो सकता है कि दोनों कंट्रीज अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे, और ये काफी बड़ा स्टेप है बायलेटरल ट्रेड को मजबूत करने के लिए। और इंडिया और श्रीलंका की बात करें तो इंडिया ने श्रीलंका को एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस सप्लाई करने का कमिटमेंट दिया है। ट्रिंकोमाली को एक एनर्जी हब बनाने की बात हुई है, इसके पोर्ट को, ट्रिंकोमाली पोर्ट को। फिर इंडिया ने फेरी सर्विस वापस शुरू करने की बात करी, कि रामेश्वरम से श्रीलंका तक फेरी सर्विस, और इसके लिए एक कंकी संतुराई पोर्ट डेवलप होगा। डिजिटल और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को भी प्रमोट किया गया। मैरीटाइम सिक्योरिटी, समुद्री सिक्योरिटी के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए और कमिटेड हुए। इंडियन ओशियन में फॉरेन मिलिट्री प्रेजेंस के कंसर्न को एड्रेस किया गया इस मीटिंग के दौरान, कि भाई चाइना वाले लोग जो यहां पे आ रहे हैं ना, तो उसको रोको भाई। फिर इसके अलावा फिशिंग का डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व नहीं हुआ, अभी भी काफी सारी प्रॉब्लम्स है जिस पर बातचीत नहीं हुई, यानी कि जो बेचारे फिशरमैन हैं उनका जो इश्यूज चलता रहता है बोट्स वगैरह को लेकर, अरेस्ट वगैरह को लेकर, तो उस पर बातचीत नहीं हुई। चाइना का इन्फ्लुएंस जो बढ़ता जा रहा है, स्पेशली हम्बन तोता पोर्ट में जो उसके प्रोजेक्ट्स हैं, तो उस पर जो है वो थोड़ा सा टेंशन रहा इस मीटिंग के दौरान। तमिल मेजोरिटी क्षेत्र में जो है वो पावर डिवोल्यूशन का डिले एक सेंसिटिव इशू बन गया, कि भाई जिस क्षेत्र में एटलीस्ट तमिल है तो वहां पर लीडर भी तो तमिल कम्युनिटी से होना चाहिए, सिरहाली से नहीं होना चाहिए, दूसरी कम्युनिटी से नहीं होना चाहिए, तो वो सब चीजें रही। तो इंडिया और श्रीलंका का रिलेशन एक और उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफी अच्छा स्टेप था, ये मीटिंग काफी अच्छी थी। और
काफी सारी चीजों पर जो है वो चर्चाएं हुई, जिसके बारे में हमने कई बार जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। ये देखो, ये आइलैंड्स वगैरह के डिस्प्यूट का नाम जो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, कच्चा दीवू आइलैंड का डिस्प्यूट्स याद आ रहा है? तो ये इससे रिलेटेड अभी मत नोट्स बनाओ, ये आगे चल के हम और आते रहते हैं ये वाले टॉपिक। मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि ये टॉपिक इस प्रकार के रिपीट होते हैं, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो चीज़ मैं आपकी करवा रहा हूँ वो तरीके से करवा रहा हूँ, क्योंकि आई हैव, आप जानते ही कि 10 ईयर से ज़्यादा का मुझे एक्सपीरियंस है, और हर साल हमारे सिविल सर्विसेज में जो है वो काफ़ी स्टूडेंट जो है वो क्रैक करके निकलते हैं, और आप भी आने वाले समय में क्रैक करके निकलोगे। बट शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको डिसिप्लिन में रहना है, रेगुलर रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, दैट्स इट। अगर ये कर लिया तो एग्जामिनेशन आपका क्रैक होकर रहेगा। अब देखो, ये टॉपिक में कंसेप्ट क्लैरिटी जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इस टॉपिक को ध्यान से सुनना। गहराई में छुपा खजाना भारत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक कारनामा है गाइस। तो इसी पर हम बात करेंगे। 4500 मीटर नीचे भारत का एक समुद्री रहस्य है, और समुद्र की गहराई से एक काफी मतलब गहराई से रिलेटेड ही ये टॉपिक है। तो इसी पर बात करेंगे, इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, बट ध्यान सुनना। तो भारत के गहरे समुद्र में खोज और हाइड्रोथर्मल वेंट्स के क्या रहस्य हैं, इसको हम समझेंगे। तो अभी रिसेंटली न्यूज की बात कर लें, तो रिसेंटली इंडियन साइंटिस्ट, भारतीय साइंटिस्ट जो है, बताया जा रहा है कि उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है। 4500 मीटर की गहराई पर इंडियन ओशन में एक एक्टिव हाइड्रोथर्मल वेंट की इमेजिंग की गई है। यह काम भारत के डीप ओशियन ओशियन मिशन के तहत है, और इस मिशन ने ना केवल समुद्र के खजाने खोजने की संभावनाएं बढ़ाई है, बल्कि समुद्रयान मिशन को भी मजबूत किया है। यह सब मुमकिन हुआ है किसके कारण? नेशनल सेंटर फॉर पोलार एंड ओशियन रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी के जॉइंट एफर्ट्स के कारण। मेन चीज जो आपको समझनी है वो ये है कि अभी लिखो मत कोई, है ना, पहले से सुनो। हाइड्रोथर्मल वेंट्स क्या होते हैं? ये वो जगह होती है जहां समुद्र के नीचे की टेक्टोनिक प्लेट्स के पास से सुपर हॉट पानी 370 डिग्री सेल्सियस तक का बाहर निकलता है। मतलब सिंपल सी चीज, समुद्र में बिल्कुल नीचे चले आओ, उसके तल पे, है ना, समुद्र में छलांग मारो, नीचे आओ, जमीन में पहुंच जाओ। जमीन में पहुंचो, वहां पर टेक्टोनिक प्लेट्स मिलेंगे आपको, है ना, वहां पे गर्म पानी रहता है। 370 डिग्री सेल्सियस का सोचिए, 100 डिग्री सेल्सियस में पानी उबलने लगता है, इतनी नीचे 370 डिग्री सेल्सियस का पानी। अरे कैसे बनता है ये? तो ठंडा समुद्री पानी प्लेट्स की दरारों में जाता है। मैग्मा नीचे है, सभी को पता है ना, सभी ने पढ़ी ना भाई हल्की फुल्की ज्योग्राफी, और पढ़नी है ही आप लोगों को, हल्की फुल्की क्या डीप में पढ़नी है। एस्थीनोस्फेयर के बारे में पता होना चाहिए आपको, कि इसी लेयर के नीचे जो है वो एस्थीनोस्फेयर है, जहां मैग्मा है, और मैग्मा के संपर्क में आते हुए पानी गर्म हो जाता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ा ना है भाई। इसका आंसर तो मेरे ख्याल से आप में से 100% लोगों को पहले ही पता लग गया होगा कि हाँ भाई क्यों पानी यहाँ पे गर्म हो रहा है। कोई शौक नहीं है, है ना। शौक उसको लगता है जो पढ़ाई ढंग से नहीं कर रहा, है ना। और आप लोग हो सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स, कोई बात नहीं, अगर आप में से भी किसी को लगा है शौक तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि अब आप सीख रहे हो चीजों को। जब आप पढ़ोगे जीएस को, तब आपको शौक नहीं लगेगा। और जहां आपको चीजें बहुत आसान तरीके से समझ में आनी शुरू हो जाए ना, तो इसका मतलब मान के चलना कि आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर है, और मेरे बोलने से पहले जब आपके आंसर्स आना शुरू हो जाए, तो आप सोच लेना कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। क्योंकि इस एग्जाम में दिमाग लगाना बहुत जरूरी है। जैसे ही मैंने बोला कि समुद्र के नीचे पानी गर्म हो रहा है, तो तुरंत आपके दिमाग में कंसेप्ट होना चाहिए, यस, इट्स नॉट अ बिग इशू। वो तो होगा ही, नीचे जो है वह स्टीनोस्फीयर की लेयर है ना। तो ये, और फिर ये पानी मिनरल्स के साथ जो है वो बाहर आता है और वेंट्स बनाता है। और वेंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिविल सर्विसेज के अंदर। ये दो इसकी खास किस्में होती हैं, एक होता है ब्लैक स्मोकर और एक होता है व्हाइट स्मोकर। ब्लैक स्मोकर ये आयरन सल्फाइड इससे निकलते हैं, और व्हाइट स्मोकर से कैल्शियम और बेरियम जैसे मिनरल्स जो है वो इससे निकलते हैं। अब सुनो, हाइड्रोथर्मल वेंट्स की खासियत क्या है? पहला, यहां से हमें सोना, चांदी, तांबा जैसी कीमती मिनरल्स मिल सकती हैं।
इसलिए तो उसको खजाना बोला है समुद्र का। अब समुद्र का खजाना जैसे ही आया होगा, काफी सारे लोगों के दिमाग पे आ जाएगा, अरे पेटी पड़ी है, खजाना भर के है जो कार्टून वगैरह में अपन देखते हैं कि समुद्र के नीचे पेटी पड़ी है, किसी राजा ने जो पेटी छोड़ दी है, खजाना दफना दिया है। ये नेचुरल खजाना है बॉस। जैसे कि ये सिंपल सी चीज कि आपको जो है वो कहीं पर क्या मिल जाए, सोना पड़ा हुआ मिल जाए, गोल्ड की प्लेट्स मिल जाए, या बक्सा भरा हुआ मिल जाए गोल्ड का, क्या करोगे आप? जल भी होगा आपके तो है। क्यों? मजा आ जाएगा ना कि अरे बाबा करोड़पति बन गए, कल बीएमडब्ल्यू ऑडी घर के बाहर खड़ी कर लेंगे। अब जिसका माइंडसेट प्रॉपर चल रहा है, उसके दिमाग में आना चाहिए कि यस सर, मैं तो तुरंत रिपोर्ट करूंगा, रिपोर्ट करूंगी, अपने ऑफिसर्स को बुलाऊंगा, बुलाऊंगी, और बोलूंगी कि सीज करो, माल मिल गया, और जिसके पास से माल मिला उस अपराधी को गिरफ्तार कर लूंगी। ये होता है एम, कि आप खजाने को देखकर इमेजिनेशन में भी अपने एम से नहीं भटके हो। आप अभी भी अपने ऑफिसर मोड में हो, और ये ऑफिसर मोड हमेशा जिंदा रखना है, और यही तो गेम इंटरव्यू में होगा आपके साथ। और अपने माइंडसेट को आपको इतना स्ट्रांग कर देना है कि आप एक ऑफिसर हो भाई। अगर मैंने बोला कि आपको खजाना मिल गया, तो वो खजाना कॉमन मैन को मिलेगा तो वो तो लेके चलेगा, अरे चलो बेचें। बट आपको खजाने का मिलने का मतलब कि आप क्या कर रहे हो, आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, ये सोचो ना बॉस। ये पर्सनालिटी डेवलप करनी है, और जिस दिन ये डेवलप हो गई, सिविल सिविल सर्विसेज का गेम इज नॉट अबाउट ओनली स्टडिंग। सिर्फ पढ़ना नहीं है, पर्सनालिटी डेवलप करना है। ऑफिसर की पर्सनालिटी अलग होती है भाई। अगर होता कि सिर्फ पढ़ंतु बच्चे ही सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक करेंगे, तो पहले ही सिविल सर्विसेज लिख देती कि भाई हमें तो आईआईटीएन से ही है, या 99% वाली चाहिए, उसके अलावा सब लोग बाहर जाओ। बट क्या बोला है कि उसको ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए बस। मतलब कि सिविल सर्विसेज का एग्जाम ऑफिसर वाला एग्जाम है, और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल वाला एग्जाम है, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के थ्रू होता है। क्योंकि ये सब चीजें तो आपको याद हो जाएंगी यार, इसमें कुछ नहीं, कंसेप्ट एक बार क्लियर करना है। ये हाइड्रोथर्मल वेंट क्या है, घटिया सा टुच्चा सा टॉपिक है, कुछ नहीं है। अब आज आपको क्लियर हो गया, अब कभी भूलोगे नहीं, है ना? और इवन यहां पे तो हमने देखा कि भाई मिनरल वेल्थ है, सोना चांदी मिल जाता है, और यहाँ के जीव सूरज की रोशनी के बिना केवल केमिकल रिएक्शन पर निर्भर होते हैं। तो सोचो, इन जीव पर रिसर्च करके हम और भी आगे बढ़ सकते हैं, नई दवाइयां बन सकती हैं। हमें अब समझने का मौका मिलेगा कि जीवन कितनी कठिन परिस्थितियों में कैसे पनपता है। फिर भारत का डीप ओशन मिशन और समुद्रयान प्रोग्राम के लिए खोज एक गेम चेंजर है। अब सुनो बात ध्यान से, इस खोज को कैसे अंजाम दिया गया था। भारतीय वैज्ञानिकों ने सागर निधि रिसर्च वेसल, इससे ऑटोमेटिक अंडर वाटर व्हीकल का इस्तेमाल किया। यानी कि मान के चलो कि एक शिप थी, उससे एक गाड़ी गई नीचे, उससे मतलब यानी कि मान लिफ्ट, लिफ्ट मान लो, ठीक है, ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल एक लिफ्ट की तरह जो है वो नीचे गए। 12 से 15 घंटे का मिशन था, और वेंट के साथ साथ ब्लैक स्मोकर्स और चेमो सिंथेटिक या कैमो सिंथेटिक आप बोलोगे, ऑर्गेनिज्म को रिकॉर्ड किया गया। और एनसीपीओआर 2012 से लगातार ऐसी जगहों की खोज कर रही है, और एनआईओटी जिनका ये ज्वाइंट मिशन था, हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग पर काम कर रही है। इमेजेस बनाती है, तैयार करती है, और कि जिससे कि उस जगह पर ये चीज है तो वहां पर जाओ। और ये भारत के सस्टेनेबल रिसोर्स यूटिलाइजेशन को भी नई दिशा देता है। तो हाइड्रोथर्मल वेंट्स जैसे और भी जियोथर्मल फीचर्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से, जैसे हॉट स्प्रिंग हिमाचल प्रदेश के अंदर, गीजर्स येलो स्टोन नेशनल पार्क में। राइट, कहां पर ये येलो स्टोन नेशनल पार्क? यूएसए, याद रखना है ना, अभी रुक जाओ। फिर इसके अलावा और भी हैं, जैसे कि हम लोग को अंडमान के अंदर बैरन आइलैंड में हम लोग को फूमा रोल्स देखने को मिलता है, मड पॉट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, कीचड़ वाले गर्म झरने, इसको जो है वो हम लोग कहते हैं मड पॉट्स। तो ये सब चीजें हैं। लेकिन गाइज ये सब चीजें इतनी आसान नहीं है। डीप सी माइनिंग से पर्यावरण को नुकसान भी हो सकता है। वहां पे अगर आप माइनिंग करोगे तो बुरी तरह से मरीन जो रिसोर्सेज है वो डैमेज हो सकते हैं, और इतनी गहराई पर काम करने से टेक्निकल और लॉजिस्टिक चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं। बट अपॉर्चुनिटी है, भारत की मिनरल रिसोर्स सिक्योरिटी मजबूत होगी,
यहाँ के इकोसिस्टम को रिसर्च करने का जो है वो मौका मिलेगा, है ना। तो ये सब चीजें, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और होपफुली बहुत अच्छे से आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। पहले तो डाल दो आप कि मजेदार चीज क्या हुई कि इंडियन साइंटिस्ट जो है उन्होंने लोकेट किया 4500 मीटर नीचे समुद्र के एक एक्टिव हाइड्रोथर्मल वेंट। लिख लो, इंडियन साइंटिस्ट लोकेटेड एक्टिव हाइड्रोथर्मल वेंट्स बिलो 4500 मीटर्स ब्रैकेट इंडियन ओशियन। ठीक है। और ये रिसर्च हुई है अंडर इंडियाज डीप ओशियन मिशन प्लस समुद्रयान मिशन। इसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ये रिसर्च देखने को मिली है ना। जॉइंटली जॉइंटली कंडक्टेड बाय, संयुक्त रूप से ये रिसर्च किसने करी है, तो ये इंस्टीट्यूशन के नाम लिख लो, एनसीपीओआर और एनआईओटी। फिर हाइड्रोथर्मल वेंट्स क्या होते हैं, ये अंडर वाटर स्प्रिंग है जो टेक्टोनिक, यानी कि ये पूरी डेफिनेशन लिख लो आप, पूरी की पूरी ये डेफिनेशन लिख लो, ये हिंदी में यहां से लिख लो ये। ठीक है। और यहाँ का पानी कितना गर्म होता है, 370 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर गर्म हो जाता है। क्यों गर्म होता है तो वो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। टाइप्स इनके दो प्रकार के होते हैं, ब्लैक स्मोकर और व्हाइट स्मोकर। अभी जो मिला है वो ब्लैक मिला है हमें, है ना। इसमें क्या होता है, आयरन सल्फाइड होता है। और व्हाइट स्मोकर के अंदर आपको बेरियम, कैल्शियम और सिलिकॉन जैसी चीजें मिलती हैं। अब इसके फायदे क्या होते हैं, यहां पर आपको ये मिनरल्स के नाम लिख लो कि भाई यहां पर आपको ये सब पूरे मिनरल्स मिल जाते हैं और इकोसिस्टम को स्टडी करने का मौका मिलता है। वो सब लिखने की जरूरत नहीं, इकोनॉमिक वैल्यू लिख देना, ये सब मिनरल्स वगैरह मिल जाते हैं हमें। बस और कुछ लिखने की जरूरत नहीं इस टॉपिक के अंदर। भाई कैसे किया एनिमेशन, क्या किया, वो सब पूछा नहीं आता, वो बस आपको दिमाग में रखना है। बाकी ये सब एग्जांपल्स लिखने की जरूरत नहीं कि भाई हॉट स्प्रिंग क्या होती है, गीजर क्या होता है, फूमर रोल्स क्या होते हैं, क्योंकि ये सब चीजें आपको पूछ ली जाएंगी, आपकी कवर हो जाएंगी आपके एनवायरमेंट वाले टॉपिक में, एनवायरमेंट के सब्जेक्ट में। बस दैट्स इट। कल मुझे एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था। अच्छा, दो दो चीजों के बारे में बात करनी थी। एक तो कि सर आपने इनकरेक्ट ऑप्शन को भी जो है वो बता दिया। तो यार देखो, मेरा काम ही है कि आपको एक्सप्लेन करना है इनकरेक्ट वाले को। मैंने इनकरेक्ट को इनकरेक्ट की तरह एक्सप्लेन किया था कि हाँ भाई देखो, मेरा ऑब्जेक्टिव था वो टॉपिक एक्सप्लेन करने का। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा टॉपिक है भाई, साइंस का एक इंपॉर्टेंट जीएस का टॉपिक है। तो वीडियो पॉज करो इसका, अभी शायद आपने देख लिया होगा इसका आंसर क्या है। बट ये आप पढ़ो इस टॉपिक को, क्योंकि ये टॉपिक जनरल स्टडीज का सीधा सीधा क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है ही नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया की बेसिक चीजें यहाँ पर पूछी गई हैं, ये तो उसके बारे में तो आपको अच्छे से पता होना ही चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी के अंदर आता ही है और ये तो पढ़ना है ही आपको। अब नेक्स्ट जो आ गया ये है, अब ये मैं आपको बताऊंगा, नेशनल कंज्यूमर डे 2024 लिख लो भाई। अब थीम जो है वो उसकी क्या है, नेशनल कंज्यूमर डे 2024 की, वर्चुअल हियरिंग एंड डिजिटल एक्सेस टू कंज्यूमर जस्टिस, लिख लेना भाई। कंसेप्ट जो है डार्क पैटर्न्स का वो हाईलाइट किया गया। इट वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इट वाज अ पार्ट ऑफ अवेयरनेस कैंपेन लाइक जागो ग्राहक, जागो इनिशिएटिव। ये लिखने की जरूरत नहीं है। एआई इनेबल्ड नेशनल, एनसीएच, नेशनल कंज्यूमर, ये हेल्पलाइन, सॉरी, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, यस। तो एआई इनेबल्ड एनसीएच 2.0 मल्टीलिंगुअल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। तो ये कंज्यूमर का ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, क्योंकि कंज्यूमर राइट्स जो टॉपिक है ये आपको पढ़ना है ही, राइट, आपके सिलेबस में है ही। तो ये बेसिक सा टॉपिक था, बट ये न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि एनसीएच 2.0 हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। एआई की मदद से मल्टीपल लैंग्वेजेस ऑफर कर रहा है कि किसी को भी कोई शिकायत करनी है, किसी भी कंज्यूमर उपभोक्ता जो है उसको कोई परेशानी है तो वो वहां पर बता दे। तो एआई का देखो इस्तेमाल हम लोग गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस के लिए कर रहे हैं। तो भाई गवर्नेंस का टॉपिक मैंने आपको बताया, उससे आप वो कर सकते हो रिलेट इस टॉपिक को। और ट्राई करना मेन से एक क्वेश्चन जो है वो लिखने की। एक और स्टूडेंट का एक क्वेश्चन था कि सर द हिंदू की एनालिसिस जो है वो क्यों नहीं हो रही, क्योंकि देखो यार दो वीडियोस काफी कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। आपने देखा होगा द हिंदू में भी काफी सारे आर्टिकल्स हम ऑलरेडी कवर कर ले रहे थे इसी में। तो अभी हम लोग अभी के लिए फिलहाल के लिए इसी पर्टिकुलर लेक्चर्स को जो है वो कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर। तो चलिए अब मैं विदा लेता हूँ आपसे। होपफुली पूरी चीज़ आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई होंगी। अब मैं मिलेंगे, अब डिस्कस करेंगे हम टॉपिक्स के बारे में मंडे को।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद गाइस।